हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है। हम लोग फिजिक्स को डिस्कस करें। फिजिक्स में आज का टॉपिक है ध्वनि, साउंड। तो देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। देखिए, सबसे पहले ध्वनि के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप बताइए कि ध्वनि क्या है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो सुनने की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि जो है कंपयमान वस्तुओं से, कंपन करने वाले वस्तुओं से उत्पन्न होती है। जो ध्वनि होता है, जो वस्तुएं कंपन करती हैं उनसे ये उत्पन्न होता है। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। याद रखिएगा। ध्वनि की चाल के बारे में अगर बात करें तो ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैस में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। यानी ध्वनि की जो चाल है गैस में कम होता है, द्रव में उससे ज्यादा और ठोस में काफी ज्यादा। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। याद रखिएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो ध्वनि जो होता है निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से जो है गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होगी। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से लेकिन आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। विभिन्न माध्यमों में जो ध्वनि की चाल है इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो कितनी होती है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि की चाल होता है 1284 मीटर प्रति सेकंड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1531 मीटर प्रति सेकंड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टील में ध्वनि की जो चाल होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि की आवृत्ति जो परिसर है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है श्रव्य तरंगे। श्रव्य यानी सुनने। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर जो होता है, सुनने की जो क्षमता होता है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। मनुष्य ध्वनि को 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के ध्वनि को सुन सकता है। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को नहीं सुन सकता क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दों को संवेदित नहीं कर पाती। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दों का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। इसके बाद है इंफ्रासोनिक वेव्स यानी अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। व्हेल, गेंडा और हाथी अश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। प्रायः देखा गया है कि जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंप से पूर्व जो है कुछ जंतु परेशान हो जाते हैं और वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं जो जंतुओं को सावधान कर देती है।
इसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगे। देखिए 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराश्रव्य ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, इन जैसे जंतु जो होते हैं ये पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। पराध्वनि के जो अनुप्रयोग है, पराध्वनि उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है। उद्योग होता है, उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनि का व्यापक तौर पे जो है उपयोग किया जाता है। पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित करके हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी ईसीजी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी। पराध्वनि का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ के जो है इसका उपचार किया जाता है। और ये जो कण होते हैं जो बारीक टूट जाते हैं, टूटने के बाद ये मूत्र के माध्यम से बाहर शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। तो सोनार जो होता है एक ऐसी युक्ति होता है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए मात्रक, डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। डेसिबल क्या है? ध्वनि के स्तर का मात्रक है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक के ध्वनि को कर्णप्रिय यानी सुनने के लिए जो है अच्छा माना है। मानवीय स्वास्थ्य के लिए यह सर्वाधिक सुरक्षित जो है ध्वनि होता है 45 डेसिबल। प्रतिध्वनि क्या है? तो किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से आपको सुनाई देती है, तो सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग जो होता है 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। स्पष्ट है कि इको जो साउंड होता है, प्रतिध्वनि जो होता है, सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल होना आवश्यक है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है माध्यमों जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल का जो आरोही क्रम है वो क्या है? आरोही क्रम में आपको बताना है। तो देखिए अगर बात करें तो आरोही क्रम में जो ध्वनि की जो चाल होगी, देखिए नाइट्रोजन, जल और इसके बाद इस्पात यानी बी ऑप्शन आरोही क्रम में। ठीक है। ध्वनि की गति भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोस में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है, गैस में कम होती है। सामान्य ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी। सेकंड प्रश्न है ध्वनि का वेग अधिकतम होगा। ध्वनि का जो वेग होगा वो किसमें अधिकतम होगा? आपको मालूम है इस्पात में ध्वनि का जो वेग होता है सबसे ज्यादा होता है। ध्वनि का वायु में वेग जो होता है अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग इस्पात से अधिकतम होगा। ध्वनि का वायु में वेग जो है अनुमानतः कितना होता है? आपको मालूम है ध्वनि का वायु में जो वेग होता है अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। 4 नंबर है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किसमें अधिकतम होता है? यह भी बात आपको मालूम है धातु में, ठोस पदार्थ में। प्रश्न संख्या 5 है यदि VA, VW और VS वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की जो गति है वो क्या है? तो सबसे ज्यादा किसमें, इसके बाद किसमें, इसके बाद किसमें होगा? क्रम को याद रखिएगा, ठोस, द्रव और गैस, ऐसे याद रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो ठोस में सबसे ज्यादा, इसके बाद द्रव, इसके बाद गैस में सबसे कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यानी ऑप्शन ए में क्या है? वायु, इसके बाद डब्ल्यू जो है वाटर को इंगित करता है और एस जो है ये सॉलिड को, इस्पात को।
इसके बाद 6 नंबर है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति होगी वो अधिकतम रहेगी? तो इसका सही जवाब है लोहा, डी ऑप्शन। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्था पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्था अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 7 नंबर है, ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस से ये तीनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग ठोसों में अधिकतम, द्रवों में उससे कम और गैसों में न्यूनतम होता है। हवा में ध्वनि का वेग जो होता है 331 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1400 मीटर प्रति सेकंड और लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है। 8 नंबर है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है, इसका सही जवाब है ठोस में, ऑप्शन ए। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया कि नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती? दिए गए विकल्पों में किसमें ध्वनि जो है आर पार नहीं हो सकती है? तो इसका सही जवाब है निर्वात में, बी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती किसमें? तो आपको मालूम है ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, यानी 10 का डी ऑप्शन। 11 नंबर है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए जो हॉल की दीवारें हैं इनमें क्या किया जाता है? म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए, इस तरह से व्यवस्था किया जाता है। अधिकतर ठोस और कठोर सतहें ध्वनि को परावर्तित कर देती हैं, जबकि कोमल या नरम सतहें ध्वनि को अवशोषित कर लेती हैं। यदि म्यूजिक कंसर्ट के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं को जो है इको सुनाई पड़ेगी और ध्वनि को जो है प्रतिध्वनि को यानी इको को रोकने के लिए कंसर्ट हॉल की जो दीवारें हैं या जो छत है नरम पदार्थों जैसे फाइबर, ग्लास आदि की जो है बनाई जाती है। 12 नंबर है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह पर जो है परावर्तित और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? इसका सही जवाब क्या होगा? स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के बीच कम से कम जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, 16.5 मीटर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब कोई ध्वनि होती है तो उसके संवेदन हमारे दिमाग में 1/10 सेकंड तक यानी 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। मनुष्य का कान केवल जो होता है मनुष्य का कान जो होता है केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे न्यूनतम 1/10 सेकंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। अतः प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए यह आवश्यक है कि किसी श्रोता से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकंड में श्रोता के पास वापस लौटे और वायु में ध्वनि का जो वेग होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 1/10 सेकंड में ध्वनि के द्वारा चली गई जो न्यूनतम दूरी होता है 330 गुणे 1/10 यानी 33 मीटर आएगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की जो न्यूनतम दूरी होगी वो 33/2 यानी 16.5 मीटर यानी लगभग 17 मीटर। 13 नंबर है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 17 मीटर। 14 नंबर, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 20 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलोहर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है तो वह 3 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2.14 सेकेंड। ठीक है, ध्वनि की तरंग की जो वेग है VW आवृत्ति f और तरंग दैर्ध्य लैम्डा में जो संबंध है यहाँ पे दिया गया कि
जो वेग है, मतलब कि जो ध्वनि तरंग की जो वेग है, ध्वनि तरंग की वेग बराबर एफ लेमडा होता है। दिया गया है कि आवृत्ति एफ बराबर 4 किलो हर्ज यानी 4 गुणे 1000 हर्ज, यानी आपका जो है इसको निकालिएगा तो 4000 हर्ज हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, यानी मीटर में बदलिएगा तो 0.35 मीटर, और दूरी डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर दिया गया, इसको मीटर में बदलिएगा तो 3000 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कीजिएगा तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा वेग, 3 गुणे 10 के पावर 3 बटा 1.4 गुणे 10 के पावर 3 जब हल कीजिएगा तो 2.14 सेकेंड जो है समय प्राप्त हो जाएगा। 15 नंबर है, ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण पिच है, तारत्व है, जो निर्भर करता है किस पर। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है किस पर, तीव्रता पर, गुणवत्ता पर, आयाम पर या आवृत्ति पर। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति पर। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है, तारत्व है, जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे पिच कहते हैं, तारत्व कहते हैं। और किसी स्रोत का कंपन जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उतना ही अधिक होती है, उसका तारत्व उतना ही अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। विभिन्न आकार या आकृति की वस्तुएं विभिन्न आवृत्तियों के साथ कंपन करती हैं और विभिन्न तारत्व की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है 16 नंबर, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से किए हुए बातचीत को नहीं सुन सकते हैं क्योंकि याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ध्वनि गमन करने का माध्यम वहां पर नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम का होना जरूरी है या आवश्यक होता है, लेकिन चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। इसकी कारण वायुमंडल नहीं होने के ही कारण द्रव्यात्मक माध्यम नहीं है और इसीलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते। इसके बाद 17 नंबर है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा के सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा के सतह पर नहीं सुन सकता, कारण है ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम वहां पर नहीं होता है, यानी चंद्रमा के धरातल पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है, और ध्वनि को प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। दूसरा, ध्वनि शैलों में से केवल जो है अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? न तो पहला न तो दूसरा कथन सत्य है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी, इसलिए पहला कथन सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में प्रगामी होती हैं, जबकि ठोसों यानी सेल इत्यादि में अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकती है। 19 नंबर है, प्राश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये कीड़े को नष्ट कर सकती है। दूसरा, ये कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा, इनका उपयोग जो है अगर बात करें तो तीसरा जो स्टेटमेंट है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और चौथा, ये स्वचालित दरवाजों को जो है नियंत्रित कर सकती है। तो सभी सही है, डी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, और श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, और प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है, ठीक है, और इनका उपयोग संकेतक के रूप में कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजाओं को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई को नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में और विविध चिकित्सकीय अनुप्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है प्राश्रव्य, वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है। प्राश्रव्य ध्वनियों की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
प्रासर्व यानी अल्ट्रासोनिक शब्द जो है उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि वह मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती। ठीक है, साधारणतः मानव श्रवण शक्ति का जो प्रास होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच का होता है। 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। मनुष्य की श्रव्यता की जो सीमा है आपको मालूम है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। 22 नंबर है एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह आपका सोनोग्राफी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सकीय निदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्राश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं जिनमें से गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किन किरणों या तरंगों का उपयोग किया जा सकता है? तो है आपका पराध्वनि तरंगे, सी ऑप्शन। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। 24 नंबर है चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, क्या कारण है? चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है, याद रखिएगा, इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है ये निर्देशित होते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार के द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों के भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। फलतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। 25 नंबर है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। इसमें दूसरा जो कथन है इसको देखिए, ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस के तुलना में अधिक होती है। दूसरा कथन ही गलत हो जाता है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा कथन सत्य है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे ज्यादा होती है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड के गति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है जब वह पिंड ध्वनि की गति या उससे अधिक गति से विचरण कर रहा हो। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसीलिए पहला, तीसरा और चौथा कथन सत्य है, दूसरा गलत है। देखिए, स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप में रोगी की जो दिल की धड़कन जो है इसकी ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। किस माध्यम के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा, बी ऑप्शन। इसके बाद है 27 नंबर, पराध्वनि जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनि जेट के उड़ान की जो कारण है वो होता है ओजोन लेयर में बाधा, सी ऑप्शन। जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धार जो है प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं, वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, उड़ सकते हैं, उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहते हैं। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता और तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दहन से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। 28 में कथन ए कह रहा है कि समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल की तुलना समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान के चाल के तुलना में 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुयान की चाल अधिक होगी। कारण ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। दोनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। इन दोनों में से अगर बात करें तो ए गलत हो जाता है, आर सही है, डी ऑप्शन। सुपरसोनिक जो बॉडीज होता है, पिंड होते हैं, इनकी चाल को जो है मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी पराध्वनि यान की मैक संख्या पराध्वनिक यान के चाल तथा वातावरण के तापमान पर ध्वनि के चाल के अनुपात के बराबर होती है।
चूंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुयान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने के कारण यान का वेग भी कम होगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने से ध्वनि का वेग 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है, इसलिए कथन गलत जबकि कारण सही है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो आपको मालूम है डेसिबल को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो ध्वनि को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर है। 30 में पूछा गया कि डेसिबल इकाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको मालूम है डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। 31 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग जिसको मापने के लिए किया जाता है वह है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है बताइए? तो ध्वनि की तीव्रता को। 32, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि जो है उत्पन्न होती है? तो लगभग 30 डेसिबल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। यहां पे याद रखिएगा, ठीक है। फुसफुसाहट जो होता है, अगर फुसफुसाहट के जैसा बात करते हैं तो 15 से 20 डेसिबल होता है। साधारण बातचीत करने की जो तीव्रता होता है 30 से 60 डेसिबल। गुस्से में अगर बातचीत करते हैं तो उसकी तीव्रता 70 से 80 डेसिबल। ट्रक मोटरसाइकिल की जो तीव्रता होता है 90 से 95। यंत्र कारखानों का 100 से 110। ऑर्केस्ट्रा का 110 से 120 और जेट विमान का जो तीव्रता होता है 140 से 150 डेसिबल। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 33 है, 100 डेसिबल का नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का रॉ का यानी नॉइज यानी शोरगुल का प्रबलता का जो स्तर संगत होगा वो बताइए। तो इसका सही जवाब है यंत्र कारखानों के शोर से। तो यहां पे देख सकते हैं आप कि जो यंत्र कारखाने होते हैं इनकी जो तीव्रता होता है 100 से 110 डेसिबल के बीच होता है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन समान परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो है आपका 20 डेसिबल। समान परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर लगभग 20 डेसिबल होता है। 35 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है वो कितना डेसिबल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि का जो प्रदूषण स्तर है वह है 45 डेसिबल। ऑप्शन ए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है 45 डेसिबल है। 36 नंबर, अनुमति योग्य शोर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए चयन करना है। इसका सही जवाब क्या होगा? आवासीय क्षेत्र का जो शोर होता है वो जो स्तर होता है दिन में 55 और रात में 45 डेसिबल। शांत क्षेत्र का दिन में अगर बात करें तो कितना? दिन में 50 और रात में 40 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र का जो तीव्रता होता है ध्वनि का देखिए दिन में 75 और जो रात में होता है 70। और व्यापारिक क्षेत्र का दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल। यानी इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में सही जवाब दिया गया है। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए स्किप कर देता हूं। 37 है, मनुष्यों के लिए शोर की सहसीमा करीब करीब कितनी होती है? कितनी डेसिबल? मनुष्य कितने ध्वनि की तीव्रता को सह सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 85 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता का जो स्तर होता है 30 से 60 डेसिबल होता है। सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध हो सकता है और 90 डेसिबल जो शोर होता है इसको बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा होता है। 38 है, किस स्तर पर अधिक या किस डेसिबल से अधिक के ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? किस डेसिबल से अधिक ध्वनि जो होता है हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
80 डेसिबल, सी ऑप्शन। 39 है, ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो आपको मालूम है डेसिबल, डेसिबल का प्रयोग करते हैं। 40 नंबर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का जो स्तर है वो कितना है? मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का जो स्तर है, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, 60 डेसिबल, बी ऑप्शन। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित से मापी जाती है। ध्वनि की जो प्रबलता है किससे मापी जाती है? तो आयाम, बी ऑप्शन, आयाम से। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो यदि आयाम दोगुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। प्रबलता को डेसिबल मात्रक में व्यक्त करते हैं। 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। 42 है, एक मजदूर रेल के पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर के द्वारा की जाने वाली हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे 2 बार आवाजें सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण बताइए। देखिए, इसका कारण होता है कि ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, इसीलिए उसे 2 बार सुनाई देता है। ध्वनि का वेग ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है, जिस कारण रेल के पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी, बाद में वायु से, इसीलिए उसे 2 बार आवाज सुनाई देती है। 43 है, ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की जो गति होती है वो कम हो जाती है। कथन दूसरा, किसी भी माध्यम में जैसे ही हम तापमान को कम करते हैं वैसे ही ध्वनि की गति बढ़ जाती है। और कथन तीसरा है, ध्वनि की गति कांच के माध्यम के तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है, बताइए। देखिए, इसमें जो कथन सही है केवल पहला कथन जो है सत्य है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर बात करें तो कोई माध्यम जितना ही प्रत्यास्थ होता है ध्वनि की गति उसमें उतनी ही अधिक होती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो अधिक घनत्व के माध्यम में ध्वनि की गति कम होती है। ठोस और धातुओं की प्रत्यास्थता गैसों से अधिक होने के कारण गैसों की अपेक्षा ठोसों में ध्वनि की गति अधिक होती है। इस प्रकार जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में जाएंगे तो गति कम होगी। किसी माध्यम में ध्वनि की गति उस माध्यम के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ती है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति 6420 मीटर प्रति सेकंड और कांच में ध्वनि की जो गति होती है 5640 मीटर प्रति सेकंड होती है। 44 नंबर, जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है वह कौन सी है? जब ध्वनि जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है? याद रखिएगा, आवृत्ति जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। जबकि ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है। 45 है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। इसका सही जवाब क्या होगा? केवल क्वालिटी यानी ध्वनि गुणवत्ता, सी ऑप्शन। ध्वनि की गुणवत्ता ध्वनि में उपस्थित सनादि और अधिस्वरों की संख्या, उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी जो है एक ही स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनमें से उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है ध्वनि की गुणवत्ता के कारण पहचाना जा सकता है। ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? 46 है, ध्वनि की मूलभूत इकाई क्या कहलाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि ग्राम, बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो स्वनिम भाषा या बोली में उच्चारित ध्वनि की लघुतम इकाई है। इसके लिए ध्वनि ग्राम, स्वनग्राम आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। स्वनिम
वह माध्यम है जिससे ध्वनियों के मध्य अंतर को प्रदर्शित होता है या किया जाता है। स्वनिम उच्चारित भाषा से संबंधित है, लिखित भाषा से इसका संबंध नहीं होता। लिखित भाषा में इस प्रकार की इकाई लेखिम होती है। 47 है कथन ए कह रहा है कि अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों और अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। आर कारण आर है दीवारों, छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन जो है हो सकता है। तो इनमें से जो सत्य है, देखिए इनमें जो सत्य है ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल के दीवारों तथा छत से क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी रहती है, इसे अनुरणन कहते हैं। 48 है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है विस्तृत रूप से प्रयुक्त सांगीतिक स्वरग्राम, जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, 7 आवृत्तियों वाला होता है। स्वर सा की आवृत्ति 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है, न तो पहला न ही दूसरा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए सांगीतिक स्वर ग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद अनुभूति होती है, अच्छा अनुभव होता है। इसमें निम्नतम आवृत्ति के मुख्य स्वर की नोट्स कहते हैं। इसके बाद उच्च आवृत्ति मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है। उच्चतम आवृत्ति को जो है ऑक्टेव कहते हैं और एक सरलतम सांगीतिक स्वर ग्राम द्विटोनी स्वर ग्राम है। इस स्वर ग्राम में मुख्य स्वर एवं उसके अष्टक सहित 8 आवृत्तियां होती हैं। साधारणतः मुख्य स्वर की आवृत्ति 256 मेगाहर्ट्ज तथा उसके अष्टक आवृत्ति 512 मतलब कि हर्ट्ज होती है, सॉरी मेगाहर्ट्ज नहीं, हर्ट्ज होती हैं। भारतीय संगीत पद्धति में 8 टोन और उनकी आवृत्ति जो हर्ट्ज में दिया गया है, आप देख सकते हैं सा का कितना, रे का कितना, गा का कितना, मा पा धा नी सा, इस सब की आवृत्ति जो है दी गई है। 49 है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? जब टीवी का स्विच आप ऑन करते हैं तो याद रखिएगा श्रव्य और दृश्य, सुनने और देखने की प्रवृत्ति दोनों एक साथ शुरू होती है। टीवी का जो स्विच होता है जब ऑन होता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को दूर किया जाता है। 50 नंबर है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का जो संचरण होता है वो आयाम मॉडुलम के द्वारा, आयाम मॉडुलन। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन तथा चित्र संदेशों के संचरण के लिए आयाम मॉडुलम का प्रयोग किया जाता है। 51 टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए जो प्रयुक्त जो डिवाइस होती है, जो तकनीक होती है, वो होती है आवृत्ति आरोपण। सी ऑप्शन, आवृत्ति आरोपण। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विद्युत धारा के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं वहीं पे प्रोवाइड कराया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।